ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। जल निकासी में असहाय शहर। अभी आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है और जिस भी शहर को आप देखें जलमग्न हो जाता है। कुछ टाइम बरसात क्या होती है, पूरा आप देखते हैं कि पानी ही पानी आप लोगों को दिखाई देता है। तो इसके कारण क्या है, ये आप लोग नोट कर लिया करिएगा। किस तरह से इसका समाधान हो सकता है, क्या क्या समस्याएं हो रही इसके कारण, ये सब आप लोगों को पॉइंट नोट करना चाहिए। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मुख्य परीक्षा में पूछा जा रहा है, या इस तरह के टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए आ रहा है, तो इनका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। तो हर साल मानसून के दौरान हमारे शहरी ढांचे के हाल बेहाल दिखने लगते हैं। छोटे शहरों की बात छोड़िए, थोड़ी देर की बारिश में ही मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में हाहाकार जैसी स्थिति हो जाती है। सड़कों पर पानी का सैलाब आ जाता है। खुले नालों और मैन होल में डूबने से लेकर करंट लगने से लोगों की जान चली जाती है। बस्तियां पानी में डूब जाती हैं। परिवहन व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है। कुल मिलाकर जान माल की भारी क्षति के साथ ही लोगों को भारी असुविधा की स्थिति से दो चार होना पड़ता है। और इसके पीछे के कारणों की पड़ताल करें तो अपर्याप्त ड्रेनेज यानी कि नाकाफी निकासी तंत्र, अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के चलते वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन जैसे पहलू सामने आते हैं। जहां देश के अधिकांश हिस्सों में ड्रेनेज व्यवस्था इतनी लुंज-पुंज है कि वह पानी की समुचित निकासी नहीं कर पाती, वहीं आप देखिए जल राशियों पर अतिक्रमण ने स्थितियों को और खराब कर दिया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम कालबाह्य हो चुका है। वह भारी बारिश की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। ऊपर से शहरों में बढ़ता कचरा, निर्माण के बाद बचा हुआ मलबा, नालों में जमा गाद बारिश में स्थितियों को और बिगाड़ देती है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मानक ढांचा भी बाढ़ नियंत्रण के पुराने मापदंडों पर आधारित है और इससे समस्या और विकराल हो जा रही है। और अनियोजित शहरीकरण के चलते ड्रेनेज चैनलों और प्राकृतिक जल राशियों पर अतिक्रमण बढ़ा है और इससे अतिरिक्त पानी की निकासी के मोर्चे पर शहर असहाय होते जा रहे हैं। डूब क्षेत्र में निर्माण जारी है। मिसाल के तौर पर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे अडयार नदी पर बनाया गया है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम भी ऐसे निर्माण के बहुतेरे उदाहरण मिल जाएंगे और जिन्हें आप देखते हैं कि जिन्हें जल राशियों को पाट कर बनाया गया है। सिकुड़ता हरित आवरण भी पानी को सोखने की क्षमता घटा रहा है और मौसम के बदलते मिजाज ने वर्षा के तेवर भी बदल दिए हैं। ऐसे में इन स्थितियों पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय तलाशना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी हो गया है। और इस दिशा में सबसे पहला उपाय तो ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाने के रूप में करना होगा। इसके लिए आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल डाटा के आधार पर मौसम के पैटर्न और वर्षा के हालिया रुझान का आकलन करते हुए ड्रेनेज सिस्टम को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। नियमित आपदे के तौर पर उनका बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। समय समय पर आप देखते हैं कि उसकी साफ सफाई की जाए और इन गतिविधियों के लिए विशेष वित्तीय कोष की व्यवस्था की जाए। ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाए रखने के लिए GIS मैपिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि कहीं भी उसके अवरुद्ध होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को नई परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर उन्नत बनाते रहना चाहिए। अभी CPHEEO के जो मानक हैं वह बाढ़ नियंत्रण के दशकों पुराने एवं अप्रासंगिक प्रारूप पर आधारित हैं, जो जलवायु परिवर्तन के चलते मौसमी परिदृश्य पर आ रहे परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि एकाएक हुई तेज वर्षा के समय हमारा समूचा तंत्र चरमरा जाता है। इस समस्या के समाधान में उस स्पंज सिटी संकल्पना को अपनाना भी उपयोगी साबित हो सकता है, जो शहरों को वर्षा के पानी को संभालने, स्टोर करने एवं उसके शोधन में सक्षम बनाता है। इस दिशा में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए फुटपाथ के नीचे जल संरक्षण, ग्रीन रूफ, रेन गार्डन और शहरी आर्द्रभूमियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इससे भूजल रिचार्ज की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी और नई शहरी परियोजनाओं में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के समावेश को अनिवार्य किया जाए और पुराने ढांचे को नई तकनीक से उन्नत करने पर प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की जाए। ऐसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रभावी रखरखाव की दिशा में स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए। ये प्राकृतिक जल राशियों और ड्रेनेज चैनलों का प्रभावी प्रबंधन भी शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करने में सहायक होगा और इन पर अतिक्रमण की स्थितियों में शासन प्रशासन को शिकंजा कसना
होगा। डूब क्षेत्र में निर्माण को लेकर समग्र प्रभावों का संज्ञान लेने वाली किसी व्यापक योजना पर काम करना होगा और इसमें अवैध ढांचों से मुक्ति का भी कोई मार्ग निकालना होगा। जल राशियों के निकट प्राकृतिक पर्यावास और बफर जोन के निर्माण को भी प्रोत्साहन आवश्यक है और ड्रेनेज सिस्टम को अटकाने में एक बड़ी हद तक जिम्मेदार ठोस कचरे के उचित प्रबंधन का भी उपाय तलाशना जरूरी हो गया है और इसके लिए कचरे के संग्रह से लेकर उसके प्रभावी पृथक्करण और अंततः सही निपटान का एक कारगर तंत्र विकसित करना होगा। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ाई करनी होगी। इस मामले में जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना समय की आवश्यकता बन गई है। इस मोर्चे पर आप देखिए हिला हवाली का दुष्परिणाम अंततः उन्हें ही झेलना पड़ता है। अगर हम अपने शहरों की क्षमताएं सुधार कर उन्हें रहने योग्य बनाना है तो शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े उपायों को प्राथमिकता सूची में रखना होगा। हमें एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जो एकाएक तेज बारिश से होने वाले जलभराव से राहत दिला पाए और इन नीतियों में अपेक्षाकृत ऊंची इमारतों से लेकर सक्षम ड्रेनेज प्रणाली जैसे पहलू निश्चित रूप से शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही मौजूदा ढांचे को भी नए समय की चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी बनाना भी उतना ही आवश्यक है। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सेना परिषद में ओएसडी अनुसंधान है, इनके द्वारा इस आर्टिकल को लिखा गया है। ये आप लोग अपने शहर में देख लीजिए। मैं यहाँ भोपाल एमपी में रहता हूँ। आप देखते हैं कि एक बरसात हुई, नालियां पट गई, ऊपर से पानी जा रहा है, लोगों के घरों में पानी भर गया। बाद में आप देखते हैं कि शिकायत की गई, तब आप देखिए वो सफाई करने वाला आया, उसने साफ किया। आप सोचिए, नालियां तो बरसात के मानसून के पहले ही साफ हो जाना चाहिए कि मालूम चले कि बरसात होने वाली है, उसके पहले ही सब कुछ साफ हो जाना चाहिए कि अवरुद्ध ना हो, पानी रुके ना, कहीं आराम से बहता जाए। और पानी रुकता है तो आप देखते हैं कि मच्छर पनपते हैं तो कई तरह की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो बहुत ही लाहवाली की जाती है और इस ओर ध्यान देना चाहिए। सब अगर दें तो अच्छी बात है। लैंगिक समानता की दिशा में सही कदम। तो नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने हालिया बजट में लड़कियों एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने, उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार देने में होगा। इन कदमों से कामकाजी आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा और कौशल विकास तक बढ़ती पहुंच के चलते महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में लैंगिक बजट पर सरकार का खर्च अब तक व्यय की जाने वाली राशि में सर्वाधिक होगा और अब यह सरकार के कुल व्यय का 6.5% हो चुका है। पिछले 2 दशकों का यह औसत 4.8% रहा। भारत में लैंगिक बजट वित्त वर्ष 2005-06 में यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया कि विकास के लाभ से आधी आबादी वंचित न रहने पाए। अन्य अनेक देशों ने भी कार्बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील बजट बनाना शुरू किए हैं और वैश्विक स्तर पर पैसे बजट बनाने की शुरुआत 1984 में ऑस्ट्रेलिया ने की थी, जिसका अनुसरण कर कई देशों ने किया है। किसी भी देश की लैंगिक समानता के सभी आयामों तक पहुंच बनाने के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट बनाना होता है, उतना ही आवश्यक लैंगिक समानता पर दृष्टि रखने के लिए व्यापक प्रणालियों को विकसित करना भी। और सक्षम प्रणालियों के बिना देश लैंगिक समानता कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन व व्यय नहीं कर सकते। 2013 में मोरक्को के वित्त मंत्रालय ने लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की थी, जो सांसदों को जानकारी प्रदान करता है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक नीतियां लैंगिक समानता की दिशा में कैसे काम कर रही हैं। ऑस्ट्रिया वैश्विक स्तर पर उन देशों में अग्रणी है जिसने संविधान में लैंगिक समानता को शामिल किया है। अपने देश में 2005-06 में लैंगिक बजट की शुरुआत के बाद मार्च 2007 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जेंडर बजट सेल स्थापित किया था। इसी क्रम में 2013 में लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट को संस्थागत करने की दिशा में एक विस्तृत निर्देशिका जारी की थी। लैंगिक समानता की बाधाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न घटकों पर काम किया जा रहा है, चूंकि लैंगिक समानता के सभी घटक अंतर संबंधित हैं और इसलिए किसी एक की अवहेलना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसी कारण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर समान रूप से ध्यान दिया गया। और आप देखते हैं कि दुनिया भर में हुए शोध यह स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता नारी सशक्तिकरण की अपरिहार्य शर्त है। वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान प्रणालीगत पूर्वाग्रह और धारणा संबंधी चुनौतियां हैं, जो अक्सर वित्त पोषण
अक्सर आप देखिए वित्त पोषण करने की क्षमता सीमित कर देती हैं। समाज में आप देखिए परंपरागत भूमिकाएं भी महिलाओं की आत्मनिर्भरता के मार्ग को दुष्कर कर देती हैं। वित्तीय स्वावलंबन के दो आयाम है, पहला किसी रोजगार में संलग्न होना और दूसरा स्वरोजगार। इन दोनों ही क्षेत्रों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। शहरी क्षेत्र में रोजगार में संलग्न महिलाओं के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा सुरक्षित और किफायती आवास है। इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति कामकाजी माताओं की है। वुमेन इन इंडिया इंक एचआर मैनेजर्स सर्वे के अनुसार 34% महिलाएं कार्य जीवन में असंतुलन के कारण नौकरी छोड़ देती हैं। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान करके कार्यबल में महिलाओं की अहम भूमिका को मान्यता दी है। इन छात्रावासों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित एवं अनुकूल परिवेश प्रदान करना है और जिससे वे सुविधा और सुरक्षा से समझौते के किए बगैर कार्य कर सकें। इसके साथ ही कामकाजी माताओं के लिए पेशेवर और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए क्रेज की घोषणा यह स्पष्ट करती है कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने का है और जिससे वे सशक्त बन सकें। इस बार आप देखेंगे कि बजट में उन महिलाओं की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो उद्यम स्थापित करना चाहती हैं। एमएसएमई क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं जो बिना किसी गारंटी के ऋण पाने के लिए संघर्ष करती हैं। इन महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण की ऊपरी सीमा को दोगुना करके 20 लाख किया जाना उत्साहवर्धक है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की बाजारों और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाता है। आत्मनिर्भर महिलाएं घर एवं बाहर दोनों ही जगह निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता घरेलू हिंसा से मुक्ति का मार्ग भी है। बजट 2024-25 की घोषणाएं लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी तो स्पष्ट कर रही है, पर उनकी असल चुनौती क्रियान्वयन के मोर्चे पर है। महिलाओं को कौशल प्रदान करने या फिर उनके स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की ज्यादातर पहल नेक इरादों से शुरू होकर बाद में अपनी गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए धन आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही एक ऐसे तंत्र को भी स्थापित करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के बजट में प्रस्तावित वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हों। लेखिका समाजशास्त्री हैं, इनका नाम है ऋतु सारस्वत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं, देखिए आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को छोड़कर हम लोग विकसित भारत नहीं बना सकते हैं, समाज विकसित नहीं हो सकता है, ये बात जान लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इसी तरह से आप देखते हैं कि महिला पुरुष बराबर हैं। एक आप लोग कह लीजिए कि रथ के दोनों पहिए हैं, अब एक पहिए पर तो आप देखते हैं कि रथ चल नहीं पाएगा, तो दोनों को अगर साथ लेकर चलें तो अच्छी बात है और वही देश तरक्की कर पाता है। जो आप देखते हैं कि महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात करता है। और देखिए बजट की बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। ऊर्जा, ईश्वर दर्शन, अपनी श्रद्धा से हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वह कहाँ है, यदि वह है तो हमें दिखता क्यों नहीं है। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं, बुद्धि इंद्रियों के द्वारा लाई गई जानकारी को सत्य मानती है, जबकि ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों की सीमा से परे है। संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, दुख, सुख इत्यादि, किंतु वे नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने उनका अनुभव किया है। और सूक्ष्म परमाणुओं या फिर जीवाणुओं को देखने के लिए विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ईश्वर को हम अपनी स्थूल इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते। हमें अपने मन और बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाना होगा। यदि तालाब जलकुंभी से भरा हुआ हो तो उसके नीचे का जल दिखाई नहीं देता है, और इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के विकारों ने संसार के प्रति अतिशय आसक्ति ने हमारे आत्मा को आच्छादित कर रखा, तो अपने भीतर परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे। मन सदैव विषयों के चिंतन में लगा हुआ है, वह एक लक्ष्य पर बड़ी कठिनाई से स्थिर हो पाता है। निरंतर बहुमुखी आप देखिए रहना उसका स्वभाव बन चुका है। विषयों में आप देखिए भोग में मन डूबा भी रहे और परमात्मा के दर्शन भी हो जाएं। आखिर दो विरोधाभासी बातें कैसे संभव है। ईश्वर को देखने के लिए बहुमुखी प्रवृत्ति को त्याग कर अपने अंतरतम में देखने की विद्या विकसित करनी होगी, जिससे में साधक वर्षों बिता देते हैं। यदि किसी छोटी कक्षा का विद्यार्थी कोई ऐसा प्रश्न करता है जिसके अनुकूल उसके पास अभी ज्ञान ही नहीं है, तो उसे उस प्रश्न का उत्तर समझाया नहीं जा सकता है, वह उसकी बुद्धि की सीमा से परे का उत्तर है। इसी प्रकार ईश्वर संबंधी किसी भी जिज्ञासा के समाधान के लिए बुद्धि को बहुत परिपक्व करना होता है। सच्चा जिज्ञासु राह ढूंढ ही लेता है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, देख लिया करिएगा। सुधार की सही पहल, या आप देखिए केंद्र सरकार की ओर से विवाद का विषय बने वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी समय की मांग है। इस अधिनियम में
व्यापक संशोधन परिवर्तन किए जाने की संभावना है। और देखिए इस तरह का जो टॉपिक रहता है, इस पर आप देखते हैं कि इसके जो ये लिख रहा होता है, लेखक होता है, उनके विचार होते हैं। ये हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन उनके अपने विचार रहते हैं। और इसमें आप देखिए फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि इस अधिनियम में किस तरह के संशोधन परिवर्तन होंगे, लेकिन यह तय है कि वक्फ बोर्डों को संपत्ति के दावे संबंधी जो भी मनमाने अधिकार मिले हुए हैं उनमें कटौती होगी। और यह होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि यदि किसी राज्य का वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो बिना सत्यापन के वह उसके अधिकार क्षेत्र में मान ली जाती है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि संबंधित संपत्ति उसकी है। इस तरह की व्यवस्था न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। वक्फ बोर्डों को कैसे मनमाने अधिकार हासिल है, इसका प्रमाण तमिलनाडु के उस मामले से मिलता है जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड ने एक गांव के मंदिर और उसके आसपास की जमीनों पर अपना दावा ठोक दिया। इसलिए हास्यास्पद था, क्योंकि यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना अर्थात इस्लाम के उदय से पहले का था। वक्फ बोर्ड की मनमानी के ऐसे अन्य अनेक मामले भी हैं। वक्फ अधिनियम में केवल इसलिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए कि वक्फ बोर्डों को संपत्ति के दावे संबंधी मनमाने अधिकार मिले हुए हैं, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए कि ताकि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग और उन पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमे। और देश भर में वक्फ बोर्डों के पास 8.5 लाख संपत्तियां हैं, जो 9 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। इसके बावजूद राज्य सरकारों को वक्फ बोर्डों को अनुदान देना पड़ता है। और स्पष्ट है कि वक्फ की संपत्तियों का सही तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन पर केवल अवैध कब्जे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें गलत तरीके से बेचा भी जा रहा है। ऐसे कुछ मामले की जांच भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे मामले की जांच सीबीआई की ओर से की जा रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। वक्फ की जमीन का उपयोग घोषित उद्देश्यों अर्थात मजहबी एवं मुस्लिम समाज के कल्याण के कार्यों में ही होना चाहिए। और अभी ऐसा आप देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। और वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई का बेजा लाभ वक्फ बोर्डों पर काबिज लोग उठा रहे हैं। इसी कारण वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का लाभ मुस्लिम समाज के निर्धन वंचित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन परिवर्तन के विवरण से परिचित हुए बिना कई मुस्लिम नेताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया और उनके पास ले देकर यही कुतर्क है कि मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनकी ओर से ऐसा ही कुतर्क 3 तलाक मामले में भी दिया जा रहा था। यदि मुस्लिम नेता यह नहीं चाहते कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग जारी रहे, तो उन्हें वक्फ अधिनियम में सुधार की पहल का समर्थन करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। SC/ST एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि बात का बतंगड़ बनाकर फंसाए गए लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान करने वाला है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपित नहीं जानता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, तो ऐसे विवादों में SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में यह परंपरा बन गई कि छोटे से छोटे विवाद में यदि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, तो बिना यह विचार किए कि प्रकरण सार्वजनिक अपमान का बनता है या फिर नहीं, पुलिस इस अधिनियम की सख्त धाराएं लगा देती। इसलिए न्यायालय ने पुलिस की विवेचना पर भी सवाल उठाते हुए उसे सही ठहराया। और आप देखिए, कोर्ट ने कहा कि किसी चश्मदीद गवाह का बयान नहीं लिया और यह पता करने की कोशिश नहीं की कि घटना पर SC/ST एक्ट का अपराध बनता भी है अथवा नहीं। किसी के चोटिल होने की रिपोर्ट नहीं है और पहचान परेड भी नहीं कराई गई, किंतु चार्जशीट दाखिल कर दी गई। SC/ST एक्ट के तहत समाज में के वंचित व कमजोर वर्ग के सदस्यों को संरक्षण प्राप्त है और कि कोई उनका अपमान ना करे। यह एक आप देखते हैं कि आदर्श व्यवस्था है, यह होना भी चाहिए। किंतु हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग के प्रति चिंता भी व्यक्त की है। कई निर्णय देकर दुरुपयोग वाले बिंदुओं पर स्पष्टता भी दर्ज की है। कई बार तो केवल विरोधी पक्ष को फंसाने या अपनी बचत की पेशबंदी की नियत से ही इस अधिनियम का दुरुपयोग होता है। पिछले वर्ष अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बाद में निर्णय दिया था कि जानबूझकर अपमानित करने के किसी कृत्य के लिए SC/ST एक्ट के तहत अपराध तभी बनेगा जब यह सार्वजनिक जगह पर किया गया हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे निर्णयों से दुरुपयोग रुकेगा और पुलिस भी संवेदनशीलता के साथ विवेचना करेगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ठगी का नया ठिकाना, आप देखिए, बीते दिनों मुंबई से अमीर तलाकशुदा महिलाओं को पहचान बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसाने उन्हें ठगने वाले फिरोज अहमद नियाज शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर विनय राजपूत और फिरोज शेख के नाम से 2 फर्जी अकाउंट बनाए थे, जिसके माध्यम से देश की लगभग 30 से 40 साल तलाकशुदा हिंदू मुस्लिम महिलाओं को अपना निशाना बनाया। वर्तमान में मैट्रिमोनियल
वेबसाइट ठगी का नया ठिकाना बन रही है। यह साइबर ठग फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं और उनके परिवार वालों को न केवल आर्थिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी ठग रहे हैं। ठगों को इन साइटों पर तलाकशुदा महिलाओं को फंसाना बेहद आसान लगता है, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं और वे फर्जी वेबसाइट प्रोफाइल बेहद आकर्षक तरीके से बनाकर साइट पर डालते हैं। इसमें वे खुद को बड़ा बिजनेसमैन, NRI या फिर एक उच्च अधिकारी के रूप में पेश करते हैं। जैसे ही कोई महिला उसके परिवार के सदस्य उससे देखते हैं तो प्रभावित होकर बातचीत शुरू कर देते हैं। बढ़िया रिश्ता हाथ से ना चला जाए, यह सोचकर महिला उसके परिवार वाले भी ज्यादा जांच पड़ताल किए बिना एक दूसरे को जानने के बहाने अपना मोबाइल नंबर साझा कर लेते हैं। जैसे ही बातचीत शुरू होती है, ठग महिलाओं को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके बाद भी अपनी तरह तरह की मजबूरी बताकर उनसे ऑनलाइन रुपए मांगना शुरू कर देते हैं। रुपए मिलने के बाद ठग अपना मोबाइल नंबर बदल लेते हैं और नए शिकार की तलाश में जुट जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए शादी के रिश्तों के लिए मैट्रिमोनियल साइटों पर निर्भरता बढ़ गई है, लेकिन इस तकनीक ने जहां लोगों को सहूलियत दी है वहीं इसके नुकसान भी हैं। इसलिए सोच विचार कर इसका प्रयोग करना चाहिए। साइट पर अगर रिश्ता तय कर रहे हैं तो गहनता से पड़ताल के बाद ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। अगर लड़का या उसके परिवार का कोई सदस्य रुपए मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। किसी को भी ई-बैंकिंग या ई-वॉलेट से रुपए ना भेजें। खासतौर पर अपने लिए नए जीवन साथी की तलाश कर रहे तलाकशुदा महिलाओं को किसी भी रिश्ते में से जुड़ने से पहले सूझबूझ से काम लेना चाहिए। भावुक होकर कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बिना तहकीकात किए किसी पर भी विश्वास करने से बचना चाहिए। फर्जी अकाउंट बनाने वालों की प्रोफाइल अगर बार बार एडिट हो रही है तो उस पर नजर रखना होगा। लड़के को उसके नाम से इंटरनेट मीडिया पर जरूर सर्च करें। और देखिए आजकल इस तरह की लूट, भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ना, उसके भावनाओं से खेलना, ये सब खेल हो चुका है और आजकल लोग खेल रहे हैं। देखिए दोनों पक्ष खेल रहे हैं, चाहे वो आप देखिए महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। बहुत सारे इस तरह की शिकायतें आप लोग देखते रहते होंगे, इस तरह के केस पढ़ते भी रहते हैं, मिलते भी रहते हैं हम लोगों को। देखिए ये भी टिप्पणियां हैं, कुछ देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक खनिज संपदा पर अधिकार का फैसला, अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, उसी की बात हो रही है। तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने खदान एवं खनिज संपन्न राज्यों को भारी राजस्व के प्रोत्साहन वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि एवं खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास ऐसा करने की विधायी क्षमता और शक्ति है। रॉयल्टी को कर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह खनन पट्टे के लिए पट्टेदार द्वारा भुगतान किया गया एक संवेदात्मक प्रतिफल है, और यानी खनन का पट्टा या फिर ठेका लेने के बदले दिया जाने वाला भुगतान होता है। इस प्रकार से अदालत ने 1989 में इंडिया सीमेंट मामले में रॉयल्टी को टैक्स मानने की व्यवस्था देने वाले अपने ही फैसले को पलट दिया। इस फैसले से खनिज एवं खदान संपन्न उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा। क्या था इंडिया सीमेंट का मामला, ये भी जान लीजिए। दरअसल खदानों और खनिज वाली भूमि पर रॉयल्टी या टैक्स लगाने वाले राज्य सरकारों की कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले को 9 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। वैसे 1989 में आप देखिए तमिलनाडु सरकार और इंडिया सीमेंट के बीच भी इसी तरह का एक विवाद हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इस पर आप देखिए फैसला दिया था। इंडिया सीमेंट ने तब राज्य से खनन पट्टा हासिल किया था और कंपनी मुनाफे के एवज में राज्य सरकार को रॉयल्टी भरती थी, लेकिन राज्य सरकार इसके ऊपर एक उपकर सेस लगा रही थी और इंडिया सीमेंट इससे सहमत नहीं थी और फलता मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कंपनी की दलील थी कि यह अतिरिक्त शुल्क असल में टैक्स ही है, तो जो केवल केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार केवल किराया वसूल सकती है क्योंकि राज्य की जमीन इस्तेमाल में है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि यह तो जो अतिरिक्त शुल्क है वह कोई टैक्स नहीं है, बल्कि उसके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी ने से लिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या राज्य सरकार खनन पर रॉयल्टी के अलावा अतिरिक्त शुल्क वसूल कर सकती है? क्या यह अतिरिक्त शुल्क असल में ये छुपा हुआ एक टैक्स ही है? 1989 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के तर्क को खारिज कर दिया और इंडिया सीमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 तथा संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत खनन विनियमन पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार है। राज्यों को केवल रॉयल्टी वसूलने की अनुमति है।
अतिरिक्त करारोपण की अनुमति नहीं है। तब न्यायालय ने आप देखिए रॉयल्टी को कर रूप में वर्गीकृत किया और उस पर कोई भी उपकर लगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या करना था तय, तो सुप्रीम कोर्ट को खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 9 में निर्धारित रॉयल्टी के दायरे की जांच करना था। यह तय करना था कि क्या इसे टैक्स कहा जा सकता है। यह भी देखना था कि क्या इस कानून की धारा 15(1) के तहत राज्य सरकारों के पास खनिजों से जुड़े नियम बनाने का अधिकार है। क्या संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 50 राज्य सरकारों को खनिज पर टैक्स लगाने पर का अधिकार देती है। क्या सूची 2 की प्रविष्टि 49 के तहत राज्य सरकारें जमीन और इमारतों पर टैक्स लगा सकती हैं। इंडिया सीमेंट वाला 1989 का निर्णय सही था, यानी MMDRA 1957 देश में खनिज और खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। अब ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1989 के निर्णय को खारिज कर दिया। उसने कहा कि वह निर्णय आप देखिए गलत था और जिससे खनिजों पर रॉयल्टी को MMRDA 1957 के तहत कर रूप में वर्गीकृत किया था। राज्य विधानमंडल के पास खनिज पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति है। संसद केवल खनिज विकास में बाधाओं को रोकने के लिए सीमाएं लगा सकती है। राज्यों को खनन या संबंधित गतिविधियों पर उपकर लगाने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 246 के तहत दूसरी सूची की प्रविष्टि 49 साफ साफ लिखा है कि खनिजों पर केवल राज्य सरकारें ही कर लगा सकती हैं। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी टैक्स है, इसलिए MMDRA के मुताबिक राज्य सरकारें खनिजों पर टैक्स नहीं लगा सकती हैं। और सूची 2 की प्रविष्टि 49 के तहत जमीन में खनिज वाली जमीन शामिल नहीं होगी, क्योंकि इससे खनिज अधिकारों पर दोहरा टैक्स लगेगा। राज्यों को खनिज पर टैक्स लगाने की इजाजत देने से राष्ट्रीय संसाधनों पर कर की एकरूपता में कमी आएगी और इससे संघीय ढांचा चरमरा सकता है। स्पष्टता जस्टिस नागरत्ना ने 1989 के इंडिया सीमेंट वाले फैसले को सही ठहराया, जबकि शेष 8 जजों ने उस फैसले को गलत ठहराया। और खनन रॉयल्टी का फैसला कब से होगा लागू? पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कब से लागू किया जाए इस पर सुनवाई की है। कई राज्यों ने आप देखिए इस फैसले को पहले से ही अर्थात 1989 से लागू करने की मांग की, और जबकि केंद्र ने फैसले वाली तारीख यानी कि 25 जुलाई 2024 से ही इसे लागू करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद से शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उम्मीद है कि जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यदि पूर्व से लागू किया जाता है तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। लिहाजा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अनुच्छेद 142 का उपयोग कर राहत प्रदान करे, क्योंकि इसका प्रभाव देश के आम आदमी पर पड़ेगा। यदि इसे पूर्व से लागू किया जाता है तो ब्याज के बिना एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम से 35,000 करोड़ रुपए की मांग बनती है, जबकि इसका कुल नेटवर्क 14,000 करोड़ रुपए ही है। केवल मूलधन 35,000 करोड़ रुपए है। ब्याज के साथ यह राशि 55,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। और आप देखते हैं कि इस तरह एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम को उसकी संपत्ति से 3 गुना अधिक राशि की मांग का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश ने भी इस निर्णय को फैसले की तारीख से ही लागू करने की मांग की है। वहीं आप देखते हैं उड़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू करने की मांग की है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था खराब है। खनिज समृद्ध राज्य झारखंड का भी कहना है कि फैसले को पूर्व प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। झारखंड का कहना है कि पिछले बकाया को किस्तों के माध्यम से चरणबद्ध रूप से निपटाया जा सकता है। केंद्र द्वारा आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उठाई गई चिंताओं के बारे में झारखंड ने कहा कि राज्यों द्वारा एकत्रित किया गया धन भी आम आदमी के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फैसले को पूर्व प्रभाव अर्थात 1989 से लागू करने की मांग की है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश का कहना है कि हिंडाल्को और कनेरिया केमिकल्स को छोड़कर सभी कंपनियां राज्य का भुगतान कर रही हैं। ऐसे में इस निर्णय को पूर्व प्रभाव से लागू करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर अभी निर्णय को सुरक्षित रखा है। क्या रखा है? सुरक्षित रखा है। राज्यों का भरेगा खजाना। इससे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से खनन भूमि एवं खनिजों पर कर लगाने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष समाप्त हो सकता है और राजकोषीय संघवाद की राह खुल सकती है। निर्णय में भी कहा गया कि उचित राजकोषीय संघवाद बनाए रखने के लिए कर लगाने के राज्यों के अधिकारों को संघ के हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे खनिज प्रधान राज्यों का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। यह सच है कि खनिज संसाधनों से समृद्ध इन राज्यों को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खनिजों से प्राप्त कर राजस्व से इन राज्यों की वित्तीय शक्ति बढ़ेगी और इसका उपयोग एक लोक कल्याण और सेवाओं के
कामों में कर सकेंगे। लेकिन खनन उद्योगों की चिंता भी बड़ी है और इससे केंद्र और राज्य स्तर पर दोहरी कर व्यवस्था की मार पड़ने से खनन कंपनियों पर आप देखिए लागत बढ़ने से वित्तीय बोझ बढ़ सकता है और जिससे उसकी नगदी प्रवाह बाधित हो सकती है और वित्तीय दायित्वों में वृद्धि भी हो सकती है। हालांकि खनन उद्योग आप देखते हैं कि अभी इंतजार कर रहा है कि यह निर्णय 1989 से लागू होगा या 25 जुलाई 2024 से। वैसे झारखंड ने एक अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया है कि अगर यह 1989 से लागू किया जाता है तो इससे बकाया राशि के ब्याज में राज्य शिथिलीकरण कर सकते हैं तथा बकाया राशि को किस्तों में भरा जा सकता है। मूलतः इस निर्णय से खनिज प्रधान राज्यों की आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि महज 7 राज्यों की पूरे देश के खनिज उत्पादन में 97% तक की हिस्सेदारी है। ये राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। और इनमें से आप देखते हैं कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर है जो मजबूत हो सकती है, लेकिन अब खनिज उत्पादक राज्यों एवं केंद्रों को यह भी ध्यान रखना होगा कि खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश आता रहे और करों में अत्यधिक विषमता जैसी स्थितियां पैदा नहीं हो। और इस समय केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। ऐसे में खनन उद्योग को भी बूस्टर डोज की जरूरत होगी। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, आजाद हैं देने के लिए। ये नजूल जमीन हथियाने का खेल और बैकफुट पर आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए एक और बात बताऊं आपको, इसमें तो आप देखते हैं राजनीति की बातें बहुत सारी हो रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे भैया वो इसलिए लाई जा रही है कि अभी विधानसभा की सीटें हैं या चुनाव होना है। लेकिन नजूल जमीन क्या है? तो दरअसल भारत में आजादी के बाद अंग्रेजों ने इस जमीन को खाली कर दिया, लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर आप देखते हैं कि पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिए उचित दस्तावेज की कमी होती है। इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया गया जिसकी संपत्ति अधिकार सरकार के पास है। तो उसकी बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि आमतौर पर उस भूमि को संदर्भित करता है जो मूल रूप से सरकार या प्रांत के शासक नवाब के स्वामित्व में थी या राजस्व संग्रह, प्रशासनिक कर्तव्यों या धार्मिक गतिविधियों जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को सौंपी या दी गई थी। उसी की बात हो रही है। और वैसे तो आप देखते हैं कि देश भर में देखने को मिलती है, फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। समय पूर्व चेतावनी की जरूरत, ये भी देख लीजिए। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही हैं, उसमें मानव भी अपनी पूरी भूमिका निभाता है ईमानदारी से। कुछ निभा रहा हो अपना कर्तव्य कहीं या नहीं, यहाँ जरूर निभा रहा है। भूस्खलन, भूकंप, बादल फटने की घटनाएं अब रोजमर्रा की बात हो गई है। फिर पहाड़ों पर रहने वालों के लिए तो ये अभिशाप की तरह है, क्योंकि इन आपदाओं के शिकार सबसे ज्यादा पहाड़वासी ही होते हैं। यह बात दिगर है कि इन घटनाओं के पीछे मानवीय गतिविधियों की अहम भूमिका होती है। विकास के नाम पर पहाड़ों का बेदर्दी से विनाश वर्तमान की सबसे बड़ी विडंबना है। वनों का बेहताशा काटान, बड़ी बड़ी परियोजनाओं और वहां बहुमंजिला भवनों का निर्माण इसका अहम कारण है। पहाड़ों के विनाश के साथ उसको दरकने से बचाने के जो उपाय किए जाने चाहिए थे उनका अभाव भी इन आपदाओं की भयावहता को और बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कहने को तो देश में इस बाबत आप देखते हैं कि दिशा निर्देश हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते उनका सही मायने में क्रियान्वयन न होना ऐसी आपदाओं से हुई तबाही की विकरालता को भयावह बना देता है। सबसे बड़ी दुखदायी और विकट समस्या समय पूर्व चेतावनी प्रणाली का अभाव है, जिसे सरकारें देश में पूरी तरह स्थापित कर पाने में आज तक नाकाम रही हैं और इससे जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। केरल में वायनाड की ताजा घटना इस बात की जीती जागती मिसाल है कि यदि वहां समय पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित होता तो भूस्खलन से हुई भयावह तबाही से बचा जा सकता है। समझ नहीं आता है कि सरकारें इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं। यह अच्छी बात है कि राहत के काम में राज्य की सभी सरकारी एजेंसियों के अलावा सेना की टुकड़ियों और चिकित्सा कर्मियों के साथ रात दिन जुटी है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के साथ राहत एवं बचाव कार्य को बाखूबी अंजाम दे रही है। यहाँ तक कि विचारणीय है कि इस घटना से राज्यों में 2 दिन के शोक, मृतकों को 2 लाख एवं घायलों को 50,000 रुपए देने की सरकारी घोषणा आपदा का स्थायी उपचार नहीं है। केरल के मुंडकई, चूरतमाली और आप देखिए अट्टकमाला, नूल पूजा गांव की भूस्खलन की चपेट में आने के बाद तस्वीर ही बदल गई। अब वहां खंडहर हुए मकान, उफनाती नदी और उखड़े पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के मकान तो अब भी हिल रहे हैं। और गौरतलब है कि बरसात के इस मौसम में पहाड़ों पर दबाव काफी बढ़ जाता है और पहाड़ भर कर गिरने लगते हैं। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पिछले दिनों यही हुआ। ऐसी स्थिति में पहाड़ पर कितना दबाव है इसका पता लगाने के लिए दबाव मापी यंत्र लगाना चाहिए।
और जिससे दबाव की स्थिति मालूम पड़ सके और वहां आसपास के लोगों को पहाड़ के दरकने की पूर्व सूचना देकर जान माल के खतरे को कम से कम किया जा सकता है, और ताकि वहां के रहवासी समय रहते सुरक्षित स्थानों तक पर पहुंच अपनी जान बचा सके। ताइवान ने अपने यहाँ इस तंत्र का प्रयोग वर्षों पहले कर लिया था, लेकिन दुखद यह है कि हमारी सरकारें दूसरों से कुछ सीखने और कुछ करने की को तैयार ही नहीं है। और उस स्थिति में भी जब हिमाचल प्रदेश के आप देखिए 42,093 वर्ग किलोमीटर भूस्खलन प्रभावित चिन्हित क्षेत्र में 17,102 स्थानों पर भूस्खलन की आशंका व्यक्त की गई है। यही नहीं, 6,420 सक्रिय भूस्खलन और उच्च संवेदनशील के 26% क्षेत्र खतरनाक स्थिति में है, और वहां कभी भी भूस्खलन भीषण तबाही का सबब बन सकता है। इसकी जानकारी तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को 2022 में ही दे चुका है। यह तब है जबकि राज्य के लोग बीते साल आई प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ से वैसे ही भयभीत हैं। फिर उत्तराखंड में मसूरी रोड पर पहाड़ी पर भूस्खलन का दायरा 95 मीटर तक फैला चुका है, जिससे लोगों में काफी दहशत है। और हालात की भयावहता का आलम यह है कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र का उपचार किया जाता है, तभी दूसरा क्षेत्र सक्रिय हो जाता है। चिंता इस बात की है कि यदि 17,102 भूस्खलन संभावित क्षेत्र में यह दबाव बढ़ा तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और उस स्थिति में तबाही का आंकड़ा भयावह की सीमा को पार कर जाएगा। जबकि सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वायनाड की घटना एक चेतावनी है, क्योंकि इस तथ्य से सभी भली भांति परिचित हैं कि उत्तर से दक्षिण तक के पहाड़ों के चरित्र में कोई खास बदलाव नहीं है, और उसमें कमोबेश एक रूपता ही परिलक्षित होती है। वह बात दिगर है कि उत्तर के मुकाबले दक्षिण के पहाड़ों की मिट्टी थोड़ी सख्त है, लेकिन जब हम पहाड़ों की मिट्टी को थामने वाले प्राकृतिक तत्व कहे या साधनों का ही विनाश करने वाले, तो उस दशा में पहाड़ों को दरकने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब पत्थर पहाड़ से टूटकर सड़क, गांव या फिर नदी के में आकर गिरते हैं और सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने, गांव को जमींदोज करने और नदी के प्रवाह में भयावह स्तर पर तेजी का सबब बनते हैं, उस दशा में भूस्खलन को रोक पाना किसी के बूते के बाहर की बात है। जब तक पूरे देश में आपदा पूर्व सूचना प्रणाली तंत्र स्थापित नहीं होता, तब तक ऐसे हादसों के निदान की कल्पना ही बेईमानी है। देखिए, इस तरह की कोई हादसा होता है, कोई आपदा आती है, तो वो क्यों आती है, वो क्या है, क्या कारण है उसके आने के, क्या चिंताएं, क्या क्या समस्याएं होती हैं उससे, और किस तरह से समाधान हो सकता है। यही आप लोगों को याद रखना है, यही आप लोगों को पढ़ना है और यही लिखना है जब अगर इस तरह की टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये संपादकीय पार्ट होता है आपका दैनिक जागरण का। एक आर्टिकल जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है और आपके एग्जाम के लेवल का ही लिखा जाता है। भूकंप बदल देंगे नदियों के रास्ते। और इस तरह के जितने भी आर्टिकल आपको मिलते हैं ना, उन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। पूरी दुनिया में भूगर्भ विज्ञानी भूकंप की अलग अलग स्थितियों के मद्देनजर धरातल पर होने वाले हलचलों पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं। भूकंप कहने का मतलब होता है भूमि का कांपना एक तरह से, ठीक है। और बाकी भूगोल में आप लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं। और मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है कि एनसीईआरटी किताबें जरूर आप लोग पढ़ते रहिए। किसी अति तीव्रता वाले भूकंप के खतरों का भारत और बांग्लादेश में गंगा ही सामना नहीं कर रही है। म्यांमार की इरावदी हो गई, चीन की येलो हो गई, अमेरिका की क्लेमत हो गई, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल की सीमाओं से गुजरती जॉर्डन नदी की राय भी निरापद नहीं है। गंगा वैसे भी अपने तटों के प्राकृतिक कटाव के कारण समय समय पर रास्ता बदलती रही है। गंगा ब्रह्मपुत्र बीते 6000 वर्षों में कई बार अपने रास्ते बदल चुकी है। ताजा अध्ययन में वाखेनिगन यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड की लेखिका एलिजाबेथ चैम्बरलेन का एक अत्यंत डरावना निष्कर्ष सामने आया। जिस तरह लगभग आप देखिए 2500 वर्ष पहले उच्च तीव्रता वाले भूकंप ने 180 किलोमीटर तक गंगा का डेल्टा उलट पलट दिया था, भविष्य में वैसा ही दोबारा घटित हो सकता है क्या? ये आप देखते हैं कि हो सकता है। और धरती के भीतर होने वाले कंपन कई बार नदियों का मार्ग बदल चुके हैं। ऐसे में नदियां कभी कभी अपने मूल स्थान से, ये आप देखते हैं कि मीलों दूर चली गई हैं। और आप देखते हैं कि इससे तटवर्ती महानगरों के निर्माण तो ध्वस्त होते ही हैं, और एक बड़े परिक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि भी जलमग्न हो जाती है। अपने सबसे घातक विनाशकारी रूप में आने वाला भूकंप सड़कों, राजमार्गों को तोड़ते हुए
पूरे परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने के साथ ही नई नई झीलें भी बना सकता है। और विश्व में आप देखिए 2500 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां नदियां सक्रिय फाल्ट के रूप में से बहती हैं। यह एक जोखिम भरी स्थिति है। जहां भी अत्यधिक सक्रिय फाल्ट के ऊपर बड़ी आबादी बसती है और नदियां बहती हैं, वहां गंभीर संकट मुहे बय खड़ा है। और जब आप देखिए टेक्टोनिक प्लेटें सतह के नीचे एक दूसरे को प्रतिकूलता में घिसती हैं, खिसकती हैं, कंपन पैदा करती हैं हुई चट्टान और मिट्टी की परतों के माध्यम से ऊपर उठती जाती हैं, और ऐसे में भूकंप का केंद्र नदी के करीब हुआ तो जमीन का विस्थापन नदी की दिशा बदल देता है। नदियों और भूकंपों के मामले में धरातल की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर के भावी परिवर्तनों के बारे में अधिक आप देखते हैं कि स्पष्टता से जाना जा सकता है। एक बड़े भूकंप ने सन 1833 में जब कुमायूं क्षेत्र को बुरी तरह झकझोरा तो कोसी नदी पूरब के बजाय दक्षिण की ओर बहने लगी। आसपास जलमग्न हो जाने से 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए, और इसी तरह 1556 में चीन के सांगसी प्रांत में हजारों लोगों की जान ले चुके ग्रेट छेन बेई भूकंप के दौरान पीली नदी ने मार्ग बदला, और तो एक बड़ा कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गया। नदी 300 मील दक्षिण हुआई नदी में तब्दील हो गई। जापान के कांटो मैदान में 1923 में भूकंप ने टोन नदी का रास्ता टोक्यो खाड़ी से बदलकर प्रशांत महासागर में चला गया, और ओयामा शहर में बाढ़ आ गई। 1.5 दशक बाद दोबारा भूकंप ने फिर से टोन का मार्ग बदल दिया। जलवायु परिवर्तन के साथ जैसे जैसे मौसम का पैटर्न समुद्र के स्तर को प्रभावित कर रहा है, नदी प्रणालियों में भूकंप से होने वाले महाविनाशकारी परिवर्तनों को समझना अपरिहार्य हो चला है। धरती लगातार हिल रही है, पहाड़ों में दरारें पड़ रही हैं, नदियां वैसे भी विशेष रूप से मार्ग और प्रवाह में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। भूकंप से नदी मार्ग में परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, और जिससे आप देखते हैं कि संपत्ति, कृषि और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। और हाल में आप देखिए जब अध्येताओं की एक टीम ने ढाका से 100 किलोमीटर दक्षिण में नदी की पुरानी मुख्यधारा खोजने के लिए सैटेलाइट चित्रों का इस्तेमाल किया, तो उस इलाके में भूकंपीय संकेत चिन्ह मिले। और इस क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र की प्लेटें करीब होने से यहाँ अक्सर तेज भूकंप आते रहे हैं। डेल्टा वाले नदी क्षेत्र में उच्च तीव्रता का भूकंप आने पर प्रवाह का रास्ता पूरी तरह बदल सकता है। वहां तबाही इसलिए बहुत भयावह होगी क्योंकि अब उस क्षेत्र में लाखों की घनी बसावट है। ऐसे भी तमाम अध्ययन सामने आ चुके हैं कि कृत्रिम जलाशयों और मानव निर्मित बांधों के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर आप देखिए ऐसे 90 से अधिक स्थलों की पहचान हो चुकी जहां जलाशयों के भरने से भूकंप आए हैं। भारत में किलारी जलाशय लातूर के भूकंप का कारण हो सकता है। कोयना भूकंप अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विनाशकारी जलाशय टिगर भूकंप रहा है। हिमालय की तराई में आप देखिए 260 मीटर ऊंचे टेहरी बांध के डिजाइन मापदंडों पर सवाल उठते रहे। भूकंप को झेलने की बांध की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच होती रही है। मई 2008 में आप देखिए सिचुआन में जेम्पगो बांध के निर्माण के कारण आए 7.9 तीव्रता के भूकंप ने 80,000 लोगों की जान ले ली थी। और जलाशय की गहराई सबसे महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन पानी का आयतन भी आप देखिए भूकंप उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय, दक्षिण पश्चिम चीन, ईरान, तुर्की और चिली सहित भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में कई बांध बनाए जा रहे हैं और जिनका विरोध भी हो रहा है। अब शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऐसी घटनाओं का मॉडल तैयार किया है जिसने होने वाले खतरों का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सके। जल वैज्ञानिक गति संवेदी उपकरणों के साथ धरातल और नदी की विशेषताओं तथा गतिविधियों यानी कि आकार, ढलान, तलछट, भार, प्रवाह दर का विश्लेषण करते रहते हैं। और बीच समय के साथ आप देखिए नदी के स्तर और निर्वहन की निगरानी के लिए स्टीम गेज सेंसर उपग्रह डेटा का उपयोग करते हैं। नदी के व्यवहार में परिवर्तन जैसे कि बढ़ती गंदगी, जल स्तर, प्रवाह दर में उतार चढ़ाव, तलछट, भार में व्यवधान आदि विसंगतियों का पता लगाने के लिए वे वर्तमान डेटा की तुलना ऐतिहासिक तथ्यों से करते हैं। भूकंपीय और जल विज्ञान संबंधी डेटा को मिलाकर संभावित प्रभावों की संभावना गंभीरता का अनुमान लगाते हैं। और भूविज्ञानी आप देखते हैं कि भूकंपीय गतिविधियों और नदियों के प्रभाव पर बारीक नजर रखे हुए वैज्ञानिक लगातार ऐसे जोखिम वाले तमाम वैश्विक क्षेत्रों की पहचान करने में जुटे हैं। सब कुछ के बावजूद किसी भूकंप के सटीक मापदंडों या फिर किसी भी क्षण नदी के बहाव के बारे में पूर्वानुमान लगाना असंभव है। जैसे जैसे मानव जनित भूकंपों की प्रवृत्ति और परिमाण में वृद्धि हो रही है, शोधकर्ता सतही जल और भूजल पर उनके प्रभाव का पता लगाने में जुटे हैं।
एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 5 दशक के उपग्रह चित्रों के अध्ययन के बाद नए सुराग खोजे निकाले कि नदियां कहाँ और क्यों अचानक अपना मार्ग बदल लेती हैं। और इस दिशा में लगातार प्रयासों के बावजूद नदियों के स्थानांतरण के बारे में कुल डेटा अभी पर्याप्त माना अपर्याप्त माना गया है। जलवायु परिवर्तन से भी महाविनाशकारी बाढ़ आ सकती है और समुद्र जल स्तर नदी के मुहाने के पीछे हटने का कारण भी बन सकता है। तो देख लीजिए, भूकंप का एक जगह प्रभाव नहीं पड़ता है, नदियों के मार्ग पर भी पड़ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। अब देखिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से आप लोग तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।